यस, ठीक है। स्टूडेंट आईडी भी एक एट्रीब्यूट है आपकी और नेम आपकी एक एट्रीब्यूट है। हमने बोला कि हमारे पास यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी अगर हम क्रिएट कर रहे हैं कि हम स्टूडेंट आईडी की हेल्प से नेम कैलकुलेट कर सकते हैं, नेम को पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे डिपेंडेंट एट्रीब्यूट तो कौन सी हो गई, नेम, और डिटर्मिनेंट एट्रीब्यूट कौन सी हो गई, स्टूडेंट आईडी। यहाँ तक स्टोरी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब बात आती है कि अच्छा ठीक है, इसको अगर हम डिपेंडेंट कर रहे हैं तो अब आपको अगर नेम आपको स्टूडेंट आईडी से फेच करना है तो एक केस तो क्या हो जाता है कि एक केस हो गया 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। नेम हमने दे दिया बी एंड सी, फाइन। तो यहाँ पे आपने देखा कि आपको अगर स्टूडेंट आईडी पता चल गया 1 तो आप ए नेम को फेच कर लोगे, 2 पता चल गया बी को फेच कर लोगे, 3 पता चल गया इस बी को फेच करोगे और 4 को के बाद आप इस सी को फेच करोगे। अगर ये वैल्यूज रिपीट नहीं हो रही हैं तब तो ये बेस्ट केस है। लेकिन अगर हमने इसमें कर दिया कि स्टूडेंट आईडी में आपके पास इसका भी 1 आईडी हो गया और इसका 1 आईडी, बाकी दो रोज का, दो टपल्स का सेम आईडी हम क्रिएट कर दें 2, ठीक है। तो इस केस में क्या ये फंक्शनल डिपेंडेंसी सस्टेन करेगी क्या? देखिए 1 से हमको ए पता चल जाएगा, ओके नो प्रॉब्लम। 2 से हमारी यहाँ पे मैं डी कर देती हूँ अगर यूनिक वैल्यूज यहाँ पे, ठीक है। 2 से हमको को बी भी मिल रहा है और इस 2 से मुझे डी भी मिल रहा है। तो अगेन ये प्रॉब्लमैटिक कंडीशन हो गई, ये डेटा रिपीट हुआ हमारा, इसकी वजह से हमारे पास फिर से प्रॉब्लम्स आ गई। तो हमने क्या किया, हम उन कीज को फंक्शनल डिपेंडेंसी में इंक्लूड करेंगे जिसमें आपकी रेपिटेटिव वैल्यूज नहीं है, ठीक है। हम उन्हीं कीज पे डिपेंड करेंगे किसी एट्रीब्यूट को, ये डिटर्मिनेंट हम उन्हीं कीज को बनाएंगे जिन डिटर्मिनेंट एट्रीब्यूट्स में रेपिटेटिव वैल्यूज नहीं है। तो ऑटोमेटिकली अगर हमने क्या किया, फंक्शनल डिपेंडेंसी के लिए उन एट्रीब्यूट को सेलेक्ट किया तो वो एट्रीब्यूट मेरी ऑटोमेटिकली नॉन रिपीटेटिव हो गई, ठीक है। मेरे पास 3 एट्रीब्यूट्स हैं हर स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करने की। एक एट्रीब्यूट है रोल नंबर, एक एट्रीब्यूट है नेम और एक एट्रीब्यूट है मोबाइल नंबर, ठीक है। मोबाइल नंबर छोड़िए, फादर्स नेम ले लेते हैं, ठीक है। 3 एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास हर स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करने की। इन 3 एट्रीब्यूट्स में से अब मुझे क्या करना है, मुझे फंक्शनल डिपेंडेंसी क्रिएट करनी है, ठीक है। कि हम क्या करें, हम अगर किसी स्टूडेंट का मुझे रोल नंबर पता चल जाए तो नेम एंड फादर्स नेम पता चल जाना चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट का नेम पता चल जाए तो उसका फादर्स नेम एंड रोल नंबर पता लग जाना चाहिए, या फिर वाइस वर्सा, फादर्स नेम पता चल जाए तो नेम या रोल नंबर पता लग जाना चाहिए, ठीक है। हम डिटर्मिनेंट साइड पे ऐसी एट्रीब्यूट को सेलेक्ट करेंगे जिस एट्रीब्यूट में रिपीटेटिव डेटा नहीं होगा, ऑब्वियसली राइट। अगर हमने डिटर्मिनेंट साइड में लाइक दिस पर्टिकुलर कंडीशन ऐसी एट्रीब्यूट सेलेक्ट कर ली जिसमें 2 बार 2 रिपीट हो रहा है, तो ये फिर मेरी फंक्शनल डिपेंडेंसी सक्सेसफुल रहेगी नहीं। एक बार 2 से तो मैं बी फैच करूंगी और एक बार 2 से डी भी फैच हो सकता है, तो वी गेट कंफ्यूज कि बी वैल्यू सही है या डी वैल्यू सही है, राइट। नेम बी सही है या डी सही है, हमको कौन सा टपल फेच करनी चाहिए। तो अगर हमने रेपिटेटिव वैल्यू का एट्रीब्यूट सेलेक्ट कर ली डिटर्मिनेंट साइड पे तो हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी सस्टेन नहीं करेगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम ऐसी एट्रीब्यूट को डिटर्मिनेंट बनाएंगे, ऐसी एट्रीब्यूट पे दूसरी एट्रीब्यूट्स को डिपेंडेंट करेंगे जो नॉन रिपीटेटिव हो, ठीक है। बेसिकली कीज, राइट। ऐसी एट्रीब्यूट को डिटर्मिनेंट बनाएंगे जो नॉन रिपीटेटिव हो। बेसिकली कौन होती है नॉन रिपीटेटिव, हम उनको कहते हैं कीज, सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, ये कीज का कंसेप्ट हमने पढ़ा था, ओके। तो डिटर्मिनेंट साइड को अगर आप कीज क्रिएट कर देते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी जो डेटा रिडंडेंसी की प्रॉब्लम्स थी, ये जो प्रॉब्लम थी कि रिपीटेटिव डेटा आपको मल्टीपल टाइम्स मिल रहा है, ऑटोमेटिकली ये अवॉइड हो जाएगा। डेटा रिडंडेंसी आपकी ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगी आपकी टेबल में से, ठीक है। और कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं ये हम उसके ट्रांजिटिव नॉर्मल फॉर्म्स में पढ़ेंगे कि आप नॉर्मलाइजेशन में कि फंक्शनल डिपेंडेंसी को यूज में लेके आप कैसे कैसे ये सारी की सारी रिडंडेंसी एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है। ये और पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक कंसेप्ट क्या है, क्यों हम एलिमिनेट कर पा रहे हैं अपनी डेटा रिडंडेंसी को, क्योंकि जो डिटर्मिनेंट साइड है उसको हमने की बनाया है, ठीक है। अगर जब तक मेरा डिटर्मिनेंट साइड नॉन रिपीटेटिव डेटा को रिप्रेजेंट नहीं करेगा तब तक जो उस पर डिपेंडेंट है वो एट्रीब्यूट्स कैसे फाइंड करोगे,
राइट। नेम्स हम कैसे कैलकुलेट करें जब तक रोल नंबर किसी को यूनिक असाइन ही नहीं करे गए। अगर सबको दो स्टूडेंट्स को एक रोल नंबर असाइन कर दिया गया है तो अगेन क्या हम हर स्टूडेंट के रोल नंबर से उनका नेम पता पता लगा सकते हैं क्या? क्योंकि ऐसे दो स्टूडेंट है जिनका रोल नंबर एक है। ऐसा कभी हो जाए, सोचो एमडीएस यूनिवर्सिटी में दो स्टूडेंट का रोल नंबर एक है, तो एक ही रोल नंबर से दो रिजल्ट कैसे फेच कर सकते हो? फाइन। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। इस प्रॉब्लम की वजह से हमने डिटर्मिनेंट साइड को कीज का रिप्रेजेंटेशन दे दिया और उसकी वजह से हम अपनी डेटा रिडंडेंसी की प्रॉब्लम से ओवरकम कर पाए। हमने डेटा रिडंडेंसी को एलिमिनेट कर दिया। ठीक है। दूसरी इसकी एडवांटेज हो सकती है, इट हेल्प्स यू टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ डेटा इन द डेटाबेस। ठीक है। जब आप अपने हर पर्टिकुलर डेटा डिपेंडेंसी लगा रहे हैं अपने डेटाबेस के अंदर, फंक्शनल डिपेंडेंसी इंक्लूड कर रहे हैं, तो आपकी हर डेटा की क्वालिटी मेंटेन्ड रहेगी। बाय द टर्म क्वालिटी व्हाट वी मीन्स इज दिस, बेसिकली क्वालिटी का मतलब क्या हुआ कि क्वालिटी मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी किस पर्टिकुलर डेटा के साथ कौन सी वैल्यू असाइन की गई। रोल नंबर 1 के साथ कौन सा स्टूडेंट नेम है, उस पर्टिकुलर स्टूडेंट नेम के साथ कौन सा फादर्स नेम असाइंड है, कौन सा फ़ोन नंबर्स असाइंड है। ठीक है। तो ये आपका पूरी एक डेटाबेस की क्वालिटी है कि आपने अपनी क्वालिटी के अंदर बेसिक फैक्टर्स आते हैं लाइक इंटीग्रिटी, करेक्टनेस एक फैक्टर आ गया, सिक्योरिटी एक फैक्टर आ गया। ठीक है। तो आपने डेटा की ना अच्छे से क्वालिटी मेंटेन कर रखी है विद द हेल्प ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। आपने किसी डेटा को किसी दूसरी एट्रीब्यूट पे डिपेंडेंट कर दिया, अगर वो एट्रीब्यूट गलत हो गई तो हमारा जो डिपेंडेंट एट्रीब्यूट है वो भी गलत हो जाएगी। ठीक है। तो डिटर्मिनेंट को हमने की बना दिया और उस प्रॉब्लम से हमारी रिडंडेंसी एलिमिनेट हो गई और मेरे डेटाबेस की क्वालिटी भी मेंटेन्ड रह गई। ठीक है। थर्ड की पॉइंट है आपका एडवांटेजेस में हम देख रहे हैं तो फंक्शनल डिपेंडेंसी की, इट हेल्प्स यू टू डिफाइंड मीनिंग्स एंड कॉन्स्टेंट्स ऑफ डेटाबेस। ठीक है। आपको हर पर्टिकुलर डेटाबेस के मीनिंग्स एंड कॉन्स्टेंट्स पता चल जाएंगे। कॉन्स्टेंट्स हम अगेन नॉर्मलाइजेशन में यूज करेंगे। मीनिंग्स मतलब आपने मतलब हर एक एट्रीब्यूट का देख लिया कि अच्छा ये एट्रीब्यूट इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट आईडी एट्रीब्यूट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एट्रीब्यूट आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये स्टूडेंट आईडी पे डिपेंडेंट है, कोई दूसरी एट्रीब्यूट किसी थर्ड एट्रीब्यूट पे डिपेंडेंट है एंड सो ऑन। ठीक है। तो आपको अपनी डेटाबेस, जो भी आप अपना डेटाबेस क्रिएट कर रहे हो, उसका प्रॉपर मीनिंग जनरेट करने के लिए आपको पता लगाना है कि कौन सी वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, कौन सी वैल्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या वैल्यूज आपकी रिपीट हो सकती हैं, क्या वैल्यूज रिपीट नहीं होंगी। ऑल ऑफ दैट, ये सारी इंफॉर्मेशन हम किसकी हेल्प से निकाल सकते हैं अपने डेटाबेस में? फंक्शनल डिपेंडेंसीज की हेल्प से। ठीक है। इट हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई बैड डिजाइंस। अगर ऐसा हुआ कि कोई भी एट्रीब्यूट आपको डिटर्मिनेंट साइड पे मिल ही नहीं रही, तो ऑब्वियसली मान लीजिए आपके पास ना ही स्टूडेंट आईडी एक ऐसी एट्रीब्यूट है जिस पे हम डिटर्मिनेंट, जिस पे हम कोई एट्रीब्यूट डिपेंड कर सके, रोल नंबर भी ऐसी एट्रीब्यूट नहीं है जिस पे हम किसी एट्रीब्यूट को डिपेंडेंट कर सके, ये भी रेपिटेटिव है। फॉर इंस्टेंस एग्जांपल ले रहे हैं, ये भी रेपिटेटिव है, रोल नंबर भी रेपिटेटिव है, नेम्स भी रेपिटेटिव है। तो हमको समझ आ जाएगा कि हमारा जो डेटाबेस क्रिएट हुआ है उसकी डिजाइनिंग प्रॉपर तरीके से नहीं करी गई है। ठीक है। हमको उसकी डिजाइनिंग इम्प्रॉपर है, उसको प्रॉपर तरीके से डिजाइन करना चाहिए ताकि हम कोई एक ऐसी एट्रीब्यूट को फाइंड कर सके जिस पे हम फंक्शनल डिपेंडेंसी क्रिएट कर लें। ठीक है। अगर आपको एक भी ऐसी एट्रीब्यूट नहीं मिल रही है तो ऑब्वियसली यू आर ऑन बैड डिजाइन, डेटा स्ट्रक्चर, डेटा बेसिस। ठीक है। आपको पता लग जाएगा कि ये डिजाइन एक्यूरेट नहीं है, यू नीड टू इम्प्रूव दैट पर्टिकुलर डिजाइन। फाइन। फिफ्थ इसकी एडवांटेज हो सकती है, इट हेल्प्स यू टू फाइंड फैक्ट्स रिगार्डिंग द डेटाबेस डिजाइंस। ठीक है। आपके डेटाबेस डिजाइन के फैक्ट्स अगेन वही सब चीजें कि कौन सी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं, कौन सी लेस इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं, बेसिक फैक्ट्स आप उस डेटाबेस के कैलकुलेट कर सकते हो, बेसिक फैक्ट्स आप डेटाबेस के पता लगा सकते हो विद द हेल्प ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज। ओके। तो दीज वर बेसिक एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज। ठीक है। अब बात आती है अपनी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? फंक्शनल डिपेंडेंसी सबको समझ आया है? किसी को फंक्शनल डिपेंडेंसी में कोई भी क्वेश्चन पूछना है? क्या होता है एफडी, क्या इसके एडवांटेज है एफडीज की, कितने टाइप्स की हैं, ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल, उसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज एक बार मुझसे पूछ लो, क्योंकि जो हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ने वाले हैं, नॉर्मलाइजेशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड नीड टू बी अंडरस्टैंड। ओके।
यस, एनीवन, किसी को कुछ पूछना है? यस, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका नॉर्मलाइजेशन। ओके, क्या होता है नॉर्मलाइजेशन? देखिए, यस, अभी अगर हम इसको नॉर्मलाइजेशन के कंसेप्ट को स्टार्ट करें तो हम इसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग से पहले समझते हैं और फिर हम इस नॉर्मलाइजेशन के कंसेप्ट को अपनी टेबल के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके, नॉर्मलाइजेशन बेसिकली स्टूडेंट्स क्या फंक्शन है, क्या क्यों, क्या टर्म है और किस लिए हम यूज करते हैं इसको। देखो, बचपन में आप क्या करते थे, आप असेंबलीज में खड़े हुआ करते थे, ठीक है, स्कूल में असेंबली होती थी। जैसे कभी भी असेंबली स्कूल में हो रही है, कोई फंक्शंस हो रहे हैं, कोई एनुअल फंक्शंस, स्कूल में बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, तो हम क्या करते थे, आप किस पैटर्न से वहां पे एज इन असेंबली में स्टूडेंट्स किस पैटर्न से खड़े हुआ करते थे, ठीक है, तो याद करो, वहां पे हम अपनी क्लास के अकॉर्डिंग खड़े होते थे, राइट। ऐसा तो है नहीं कि पूरा एक हॉल है उसमें रैंडम स्टूडेंट्स खड़े हैं, फाइन। ऐसे रैंडम स्टूडेंट्स एक प्रॉपर मैनर नहीं था हमारे पूरे रिप्रेजेंटेशन के, स्टूडेंट्स के रिप्रेजेंटेशन के लिए। हमने क्या किया था कि क्योंकि रैंडम स्टूडेंट्स जैसे ही खड़े हो जा रहे थे हमारी असेंबली में, हम स्टूडेंट्स को ढूंढ नहीं पा रहे थे कि अच्छा ये स्टूडेंट 8th स्टैंडर्ड को बिलोंग करता है, ये स्टूडेंट 10th स्टैंडर्ड को बिलोंग करता है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने असेंबली में पैटर्न्स के अकॉर्डिंग खड़ा होना स्टार्ट किया, ठीक है। हम अपने क्लासेस के अकॉर्डिंग खड़े हो गए, क्लासेस के अकॉर्डिंग खड़े होने के बाद सेक्शंस में हम डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ठीक है। सेक्शन ए बी सी हुआ करता था, फाइन। सेक्शन ए बी सी थर्ड स्टैंडर्ड, फिर सेक्शन ए बी सी आपका खड़ा है 4th स्टैंडर्ड का, फिर सेक्शन ए बी सी खड़ा है आपका 5th स्टैंडर्ड का, एंड सो ऑन, ठीक है। कुछ ऐसे हम पर्टिकुलर मैनर में खड़े हो गए अपने असेंबली में, ताकि हर स्टूडेंट का एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन रहे। कोई भी स्टूडेंट को अगर सर्च करना हो तो हम उसकी रिस्पेक्टिव क्लास, रिस्पेक्टिव सेक्शन में जाके उसको सर्च कर लें, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी हमको सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, तो हमने क्या किया, हर स्टूडेंट्स की जो लाइन में हम खड़े हुआ करते थे वो हाइट के अकॉर्डिंग खड़े हो गए, है ना। सबसे छोटा स्टूडेंट हमने आगे खड़ा कर दिया, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और सबसे बड़ा सबसे लास्ट में जाके खड़ा हुआ करता था, ठीक है। इनिशियल डेज की बात कर रही हूँ मैं, फाइन। तो इससे और हमको फायदा हो गया कि अब जिस भी स्टूडेंट्स को अगर हमको सर्च करना है, देखना है, तो हाइट के अकॉर्डिंग हमको वो विजिबल भी हो जाएगा वो स्टूडेंट, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर तरीका क्या है, ठीक है, ये पर्टिकुलर तरीका क्या है, ये हम सोचेंगे। दूसरा एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं कि आजकल, पहले क्या होता था, किचन्स में आप देखते हो, यूजुअली किचन्स में हम क्या कर रहे हैं, सारे के सारे बर्तन एक साथ स्टोर करके रखते थे, ठीक है। एक बड़ा सा बास्केट होता था और सारे के सारे बर्तन आपने एक साथ स्टोर, यूटेंसिल सारे एक साथ स्टोर करके रखे हैं अपने एक्सेस के लिए। अब आपको जब भी कोई छोटी स्पून की ज़रूरत है, ग्लास की ज़रूरत है, प्लेट की ज़रूरत है, तो आप क्या कर रहे हो, उस बास्केट में ढूंढ रहे हो 5 मिनट तक, इतना शोर हल्ला गुल्ला करके आपने उसको बास्केट में ढूंढा और एक छोटी सी स्पून को निकाल लिया, एक्सेस कर लिया, यूज़ कर लिया, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लगा, फाइन। उस पूरे बास्केट में हम अपनी स्पून सर्च करने में हमको टाइम बहुत ज़्यादा लगा। अगर हम कप सर्च कर रहे हैं, हम कुछ भी प्लेट सर्च कर रहे हैं, हमको उस पूरे बकेट में, उस पूरे के पूरे बकेट में एज इन होल सर्च करना पड़ रहा है, और हमारा टाइम लग रहा है, हमारे जो जगह है वो भी वो ज़्यादा घेर रहा है और हमारा टाइम भी उतना ही लग रहा है, ठीक है। इसका हमारे पास सोल्यूशन हमने क्या निकाला, हमने फिर बाद में किचन्स में मॉड्यूलर किचन यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, राइट। किसी को पता होगा मॉड्यूलर किचन्स क्या होते हैं, है ना। मॉड्यूलर किचन्स बेसिकली क्या होते हैं, आपने यूज करते होंगे यूजुअल आजकल किचन्स में। हमने क्या किया, हमने हर एक शेल्फ क्रिएट कर ली, ठीक है। मॉड्यूलर किचन जिसके घर में होगा, इमेजिन करना, हर एक शेल्फ, एक कबर्ड में हम जैसे उसको ड्रॉर में निकालते हैं, एक कबर्ड में सारे ग्लासेस हो जाएंगे, ठीक है। फिर नीचे की और थोड़ी ड्रॉर में जैसे बड़ी प्लेट्स होती है, तो उसके लिए, प्लेट्स के लिए हमने एक अलग ड्रॉर बना दी, तो दूसरे कबर्ड, दूसरे शेल्फ में सारी की सारी प्लेट्स आ गई, तीसरे शेल्फ में सारी स्पून्स आ गई, चौथे शेल्फ में सारी कटोरी आ गई, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, हमने उसके शेप के अकॉर्डिंग, शेप एंड यूज के अकॉर्डिंग हर एक यूटेंसिल्स को अलग अलग शेल्फ में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फॉर फास्ट एक्सेस,
किस चीज के लिए? ताकि हम उसको एक्सेस जल्दी कर सकें और ज्यादा हमारा मेमोरी स्पेस भी वो ना घेरे। ज्यादा मेमोरी मत देखो, अभी तो सिंपल स्पेस देखो, ठीक है? ज्यादा वो हमारा स्पेस भी ना एक्वायर करे और हमारा काम भी जल्दी हो जाए, ठीक है? तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे असेंबली का एग्जाम्पल ले लीजिए कि स्टूडेंट्स को हमने कैटेगराइज तरीके से स्टोर करना स्टार्ट किया। दिस प्रोसेस इज नोन एज नॉर्मलाइजेशन, ठीक है? दिस प्रोसेस इज नोन एज नॉर्मलाइजेशन। इस पर्टिकुलर किचन का जो एग्जाम्पल है, ये किचन का सारा डेटा आपका एब्स्ट्रैक्ट पड़ा हुआ था, एक ही बकेट में पड़ा हुआ था। आपको बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी अपने हर पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस करने के लिए। उसको ओवरकम करने के लिए, उन सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हमने मॉड्यूलर किचन क्रिएट कर लिया। दिस प्रोसेस इज नोन एज नॉर्मलाइजेशन, ठीक है? तो बेसिकली नॉट ओनली इन डेटाबेसेस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ही नॉर्मलाइजेशन यूज नहीं किया जा रहा है, आपकी डे टू डे लाइफ में हर एक सराउंडिंग में नॉर्मलाइजेशन यूज किया जा रहा है, ठीक है? यहाँ पे डे टू डे लाइफ में कैसे यूज किया, ये आपने समझ लिया कि आपने क्या किया, जो भी एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स थी, एब्स्ट्रैक्ट डेटा था, उसको एक कैटेगराइज तरीके से, पैटर्न ओरिएंटेड तरीके से हमको सिंप्लीफाई करना था, तो हमने डे टू डे लाइफ में नॉर्मलाइजेशन यूज किया। अब अगर अपन बात करें कि हम डेटाबेसेस में क्या हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं और हमको उन किस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए मुझे नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ा, वो हम अब डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो मान लीजिए ये अब आपके पास बेसिकली एक डेटाबेस है, ठीक है? डेटाबेस कुछ ऐसा ही होता है। डेटाबेस में आपके सेलेक्टिव टपल्स होते हैं, सेलेक्टिव कॉलम्स होते हैं। अच्छा, हमारी क्लास 12:05 तक है, हाँ, ओके फाइन, ठीक है? डेटाबेस आपका ऐसे ही होता है, एक सेलेक्टिव टपल्स का कलेक्शन होगा और सेलेक्टिव कॉलम्स का कलेक्शन होगा, फाइन। इस सेलेक्टिव कॉलम्स में आप देख रहे हो, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी एट्रीब्यूट, नेम, एज, ब्रांच कोड, ब्रांच नेम एंड एचओडी नेम, ठीक है? ये आपके पास कुछ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं। हर एट्रीब्यूट में आपकी सेट ऑफ टपल्स की एंट्री है, 1 2 3 4 5, नेम में एंट्री है, एज में एंट्री है, ब्रांच कोड में एंट्री कर दी, ब्रांच नेम में एंट्री कर दी और एचओडी नेम में भी आपने एंट्री कर रखी है, फाइन। यहाँ पे आपको कुछ सेलेक्टिव प्रॉब्लम्स नजर आ रही होंगी कि यहाँ पे देखो, अगर हम इस डेटा को स्टोर करें, ठीक है, अगर मैं इस पूरे के पूरे डेटा को एक डेटाबेस में स्टोर कर रही हूँ, तो आपको दिख रहा है कि आपके पास कुछ ऐसी टपल्स हैं, कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो बहुत बार रिपीट हो रही है, ठीक है? आपके पास कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो एक ही एट्रीब्यूट में मल्टीपल टाइम्स रिपीट होती चली जा रही हैं, ठीक है? जैसे एचओडी नेम है, अब सबका कॉमन नेम है, जिसकी ब्रांच सीएस है उसका एचओडी कॉमन होगा, ठीक है? उसका ब्रांच कोड भी कॉमन होगा, जिसकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है उसका एचओडी कॉमन होगा, उसका ब्रांच कोड भी कॉमन होगा, जिसकी ब्रांच मैकेनिकल है उसका एचओडी नेम भी कॉमन होगा और उसका ब्रांच कोड भी कॉमन होगा। तो ये कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो हर स्टूडेंट के साथ में सिमिलर वैल्यू कंटेन करेंगी, सिमिलर वैल्यू स्टोर करेंगे हम इस पर्टिकुलर डेटाबेस में, और हर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन के साथ हम बार बार इस वैल्यूज को स्टोर करेंगे, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम होती है हमारी डेटा रिडंडेंसी, ठीक है? हमने क्या किया, हमारा बेसिक आइडिया क्या था, वी हैड ट्राइड टू स्टोर एंटायर डेटा अबाउट स्टूडेंट इन वन टेबल। हमारा इस डेटाबेस को क्रिएट करने का एक बेसिक आइडिया था कि हम सारे स्टूडेंट का सारा डेटा एक डेटाबेस में स्टोर करें। तो हमने कुछ इस तरीके से स्टोर किया, हर एक कैटेगरी बनाई, हर एक एट्रीब्यूट बनाई और हर डेटा इंसर्ट कर दिया, हर स्टूडेंट का डेटा, ठीक है? अब यहाँ पे जो हमको रिजल्ट मिला, वो हमको क्या मिला कि ब्रांच की जो इंफॉर्मेशन है ऑफ एवरी स्टूडेंट गेट रिपीटेड। ब्रांच की सारी इंफॉर्मेशन, जो ये पूरी इंफॉर्मेशन है, हर स्टूडेंट की रिपीट हो रही है, एचओडी नेम से लेकर ब्रांच नेम से लेकर ब्रांच कोड की, ये सारी इंफॉर्मेशन बार बार रिपीट हो रही है, विच लीड्स अस टू डेटा रिडंडेंसी, ठीक है? जो मेन टास्क है यहाँ पे, जो मेन प्रॉब्लमेटिक एरिया है जिसकी वजह से फाइल बेस्ड सिस्टम को हम ओवरकम करके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर आए हैं, जो मेन प्रॉब्लम हमारी हमेशा से रही है हमारे डेटाबेस को डील करने में, डेटाबेस की वैल्यूज को स्टोर करने में, वो मेन प्रॉब्लम हमारी रह चुकी है डेटा की रिडंडेंसी। हर एक डेटा आपका मल्टीपल टाइम्स स्टोर करे जा रहे हैं और हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है इसको मल्टीपल टाइम स्टोर करने के अलावा, ठीक है? तो ये हमारे पास रिडंडेंसी हमको मिल गई। इस रिडंडेंसी को मुझे एलिमिनेट करना है,
ठीक है, इस रिडंडेंसी को मुझे एलिमिनेट करना है, तो हम इस रिडंडेंसी को एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं? यूजिंग अ प्रोसेस कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, इस रिडंडेंसी को एलिमिनेट हम कैसे कर सकते हैं? यूजिंग अ प्रोसेस कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। यस वैभव, आप कुछ पूछ रहे हो? मैम मैं ये कह रहा था कि बार बार रिपीट हो रही, तो हम इसका अपन एक और सोल्यूशन भी तो कर सकते थे ना मैम। जैसे इसके अंदर अपन ने ये 3 रिपीट हो रही, तो इन तीनों के अलग अलग सेपरेट करने की जगह एक सेंटर में कर देते, तो 3 को एक से कनेक्ट कर देते, मतलब जैसे अपन करते हैं ना, मतलब जैसे लाइन से अपन ने दिखाई थी, एक बीच में 101 रख दे ऐसे। अच्छा, और मतलब इधर इन तीनों की वैल्यूज आप कैसे, मतलब इन तीनों की वैल्यूज यहाँ पे कोई यस वैल्यू मैम, इंसर्ट ना करें और एक कर दे बस, ऐसा? यस मैम। तो बेटा टपल तो यूनिकली आइडेंटिफाई होएंगी ना, हर एक टपल यूनिक। इस वाली टपल में एक अगर कर दिया तो इस वाली टपल में तो ब्रांच कोड इसको मिला ही नहीं, सिर्फ क्योंकि मैम सिर्फ ब्रांच वो कोड एक ही जैसे भी थी। आपने ये जैसे आपने एरो बनाया ना कि उन्हें इंडिकेट करा ना कि तीनों का सेम ही है, बेटा वैसे। ऐसे अपन डेटाबेस टेबल में नहीं कर सकते ना, मतलब यूजुअली हम इमेजिनेशन पर्पज से तो सोच सकते हैं कि इन तीनों का सेम ही है, ठीक है। लेकिन हमने अगर डेटाबेस में स्टोर करना चाहा, तो मैंने अगर एक स्टूडेंट की मैं इंफॉर्मेशन स्टोर कर रही हूँ, तो उस स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को मेरे को ब्रांच नेम तो बार बार लिखना ही पड़ेगा, है ना। जैसे यू ऑल बिलोंग टू BCA सेकेंड ईयर बैच 1, फाइन, ठीक है। तो अब सारे के सारे स्टूडेंट्स में मैंने एक वैभव नाम लिखा, फिर गौरव नाम लिखा, फिर दूसरा नाम लिखा, ये सारे के सारे जब मैं नाम लिख रही हूँ, तब मुझे जब जैसी क्लास की मेरे को एट्रीब्यूट मिलेगी, उस क्लास की एट्रीब्यूट में मुझे BCA 21 लिखना ही पड़ेगा, है ना। क्योंकि अगर मान लीजिए एज एन होल अगर मैं वैभव गौरव सबका डेटा फैच कर रही हूँ, तब तो मैं बोल सकती हूँ कि सबका ब्रांच नेम आपका क्या है, ब्रांच नेम आपका ब्रांच नेम है BCA 21। लेकिन अगर मुझे किसी एक स्टूडेंट की डिटेल फैच करनी है, फॉर इंस्टेंस मैंने वैभव की डिटेल फैच करी, वैभव की डिटेल में क्लास है ही नहीं, वैभव की डिटेल में मुझे 21 मिलना चाहिए, तभी मुझे क्लास की डिटेलिंग मिलेगी, है ना। तो ऐसा हम नहीं कर सकते। क्लास अगर हम डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, तो हर एक डेटाबेस की हर टपल में वो वैल्यू हम स्टोर करेंगे ही करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अगर हमने एक यूनिक वैल्यू ले ली है, तो उस यूनिक वैल्यू को हम एक एक टपल को एक्सेस नहीं कर सकते, फिर हमको पूरा BCA 21 को ही एक्सेस करना पड़ेगा। अगर मुझे BCA 21 की एक एक एट्रीब्यूट, एक एक टपल को एक्सेस करना है, तो उस केस में मुझे हर एक टपल में ब्रांच का नाम डालना पड़ेगा, है ना, ओके ठीक है। ओके। तो इसी वजह से जब मल्टीपल टाइम्स हम ब्रांच का नाम डाल रहे हैं, तो वही मेरे पास प्रॉब्लम अराइज हो जा रही है कि हर एक टपल के लिए मुझे ब्रांच का नाम बार बार डालना पड़ रहा है। इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करना है मुझे इस प्रोसेस में, विच इज नोन एज नॉर्मलाइजेशन। ओके, और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, एनीवन? चलिए ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे नेक्स्ट क्लास से अपन और बताऊंगी मैं, अब और हल्का सा बता इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। बेसिकली रिडंडेंसी इज नॉट द वन प्रॉब्लम, ठीक है। हमने क्या किया, एक मेजर प्रॉब्लम जो मेरी नॉर्मलाइजेशन की थी, वो आपको दिख ही रहा है स्क्रीन पे, रिडंडेंसी की है, क्योंकि डेटा आपके पास बहुत बार रिपीट हो रहा है। ठीक है। तो रिडंडेंसी इज नॉट द फर्स्ट मेजर प्रॉब्लम। बेसिकली हमने डेटा रिडंडेंसी प्रॉब्लम को 3 टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। 3 टाइप्स में हमने रिडंडेंसी प्रॉब्लम्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखो सबसे पहले ना, प्रोसेस को समझने से पहले, जैसे नॉर्मलाइजेशन को समझने से पहले हमको पता लगाना है कि प्रॉब्लम क्या थी जिसको हम सही कर रहे हैं, राइट। नॉर्मलाइजेशन डेटा रिडंडेंसी की प्रॉब्लम को सही करता है। अब वो हम देखेंगे कैसे करता है, क्यों करता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रिडंडेंसी की प्रॉब्लम थी क्या एक्चुअली, हमने क्यों इतना बड़ा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया और इतने बड़े कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम अपने डेटाबेस में, कि उस प्रॉब्लम को हमने, पहले प्रॉब्लम तो समझो, फिर उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को समझेंगे, राइट। कोई भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन होता है, तो पहले आपको उस क्वेश्चन, सब बोलते हैं आपको, कोई भी मैथ्स का टीचर जैसे अंकित सर आपको यही बोलते हैं कि पहले आप क्या करो, क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, वो क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, उस क्वेश्चन को समझो, फिर उसके सोल्यूशन पे आओ, फाइन। तो ऐसे ही रिडंडेंसी की प्रॉब्लम को हम समझते हैं पहले, और फिर हम उसके सोल्यूशंस पे आएंगे। तो रिडंडेंसी प्रॉब्लम एक मेजर प्रॉब्लम है। रिडंडेंसी की प्रॉब्लम को और अच्छे से समझने के लिए हमने इसको 3 डिफरेंट टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। इस रिडंडेंसी की प्रॉब्लम को और डिराइव करने के लिए और अच्छे से समझने के लिए हमने उसको 3 डिफरेंट प्रॉब्लम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया।
हमने उसको नाम दिया, फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारी इंसर्शन एनालॉमीज। एनालॉमीज बेसिकली इज अ टाइप ऑफ रिडंडेंसी, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन बेसिकली आपको डेटाबेस क्रिएट करने के बाद आपके आइडिया था कि आपको डेटाबेस क्रिएट करना है, रिजल्ट में आपको रिडंडेंसी मिल गई। यहाँ पे हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम अराइज होती है, तो 3 टाइप्स की प्रॉब्लम मेरे पास अराइज होती है। फर्स्ट प्रॉब्लम है इंसर्शन एनालॉमीज, सेकंड प्रॉब्लम आती है मेरे पास डिलीशन एनालॉमीज, और थर्ड प्रॉब्लम आती है मेरे पास मॉडिफिकेशन एनालॉमीज, ठीक है। इन 3 प्रॉब्लम से मेरे को ओवरकम करना है मेरे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में। पहले हम इन 3 प्रॉब्लम्स को समझेंगे और फिर इन 3 प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। 3 प्रॉब्लम्स हैं आपकी डेटाबेस को क्रिएट करते टाइम। कौन सी मेजर 3 प्रॉब्लम्स आपके सामने आएगी? फर्स्ट प्रॉब्लम आएगी आपके सामने इंसर्शन एनालॉमीज, सेकंड प्रॉब्लम आएगी आपके पास डिलीशन एनालॉमीज, थर्ड प्रॉब्लम आएगी आपके पास मॉडिफिकेशन एनालॉमीज। इसका क्वेश्चन बहुत बार आता ही है, पूछा जाएगा आपको इंसर्शन डिलीशन मॉडिफिकेशन एनालॉमीज क्या होती है। तो प्लीज समझ लेना ध्यान से, नेक्स्ट क्लास में अपन इसको डिस्कस करेंगे। अभी तो स्टार्ट कर दिया तो 2 ही मिनट बच रहे हैं, फिर अधूरा रह जाएगा। कल अपन इसको सीखेंगे। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। यस गौरव। मैम अगर हम 101 देते हैं तो तीनों का रिकॉर्ड आएगा ना हमारे पास? क्या बोल रहे हो, वापस बोलो एक बार।